गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे 2017 का शिफ्ट फर्स्ट का, जो 12/12/2017 में पहली प्रथम पाली में क्वेश्चन पेपर आया था। और दोस्तों, हम अल्टरनेट डेज पर एक दिन आर.एस. अग्रवाल की बुक और एक दिन यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे लेकर के चला करेंगे, है ना। तो अब आज से हम इसका मैथ्स पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो यार दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो 2017 में आया था शिफ्ट फर्स्ट में। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 अनुभागों में छात्रों की संख्या 72, 96 और 44 है। देखो यार, क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ स्कूल है, मैकेनिकल विभाग है, उसमें जो है ना जो सेक्शन है वो कौन कौन से हैं? A1 है, A2 है और B1 है। देखो A1 है, A2 है और B1 है। इसमें अनुभागों में छात्रों की संख्या जो है ना, एक तो 72 है, एक 96 है और B1 में जो है वो 144 है ना। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी? यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। देखो यार, अब जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने देखा कि A1 में जो बच्चे हैं, A1 सेक्शन में वो 72 बच्चे हैं, A2 सेक्शन में 96 बच्चे हैं और B1 सेक्शन में 144 बच्चे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को कम कर दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बराबर बराबर हिस्सों में बंटने चाहिए। तो ऐसे कितने कमरों की आवश्यकता होगी कि बराबर बराबर तो उसमें बच्चे हों और कम भी हो जाए। तो देखो यार, इनका हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो में से निकालो इनका। में से कितना होगा? 72, 96 और 144 का में से। देखो यार, में से ऐसे निकलता है 76, 96, 144। इसका मैं से निकालता हूँ तो देखो, ऐसी संख्या ढूंढो जो 72 को भी काट दे, 96 को भी, 144 को भी। कितना? 36 बार। ये 2 चौका 2 अट्ठे 16, ये 2 सत्ते 2 दूनी। अब देखो यार, 2 से फिर कट जाएगा, यानी कि तीनों को, जितनी भी संख्या है सबको काटनी चाहिए, वो तभी में से निकलेगा, वरना नहीं। देखो यार, कितना हो जाएगा? 18, 24 और 36। अब इसको फिर से करते हैं हम, 2 से करते हैं। देखो यार, 2 नाम 18, 2 से कटा 12 बार और 2 से कटा है तुम्हारा 18 बार। अब देखो, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी, लेकिन 9 नहीं कट रहा, तो 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। क्यों? 3 से 9 भी कट रहा है और 3 से तुम्हारा 12 भी कट रहा है और ये 3 से 6 कट रहा है, बस। अब देखो, क्या 3, 4 और 2 में कुछ, 6 में कुछ कॉमन है? मतलब कोई एक कॉमन संख्या जो 6 को भी, 4 को भी, 3 को भी काट दे? नहीं काटेगी ना। तो बस इससे ऊपर की जितने भी ये कटाई वाले हुए ना, ये सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे? में से हो जाएंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि प्रत्येक कमरे में 24 बच्चे होने चाहिए। प्रत्येक कमरे में 24 बच्चे होने चाहिए, मतलब कि एक कमरे में 24 बच्चे होने चाहिए, है ना। तो कमरों की संख्या बराबर, कमरों की संख्या बराबर, मेरी बात ध्यान से सुनना, 72 बच्चे थे, है ना। 24 बच्चे एक कमरे में गए, तो 72 में कितने कमरे बने होंगे? 24 दूनी 24 दिया 72, तो 3 कमरे यहाँ बन गए। क्यों? बात मेरी ध्यान से सुनना, एक कमरे में हमने 24 बच्चे बैठाए, प्रत्येक कमरे में 24 बच्चे होने चाहिए, मतलब एक कमरे में 24 बच्चे हैं, तो 72 बच्चों के लिए कितने कमरे होंगे? 3 कमरे। ऐसी 24 को जो 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 4 कमरे। और 24 को अगर तुम 144 से डिवाइड करोगे तो कितना भाई? 6 कमरे, है ना। तो देखो, 6 4 10 3 13, 13 इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को इतने सेकंड और इतने सेकंड में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात कितना होगा? देखो यार, सुनो, देखो, पहली ट्रेन की लंबाई बराबर कैपिटल टी, दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर स्मॉल टी ले ली मैंने, ठीक है। एक को कैपिटल टी मान ले, एक को मैंने स्मॉल टी। पहली ट्रेन की चाल ले ली मैंने, कितना? कैपिटल वी। और दूसरी ट्रेन की चाल ले ली मैंने, कितनी भाई? वी। देखो, लंबाई ये मैंने कितने में मानी है? मीटर में, ठीक है। और ये चाल कितने में ली है मैंने? मीटर प्रति सेकंड में। क्यों? क्योंकि सेकंड में टाइम दे रखा है, मीटर में तुमने लंबाई ली, तो चाल कितने में है? मीटर प्रति सेकंड में। इतना तुम समझ गए होंगे, है ना। ये मीटर प्रति सेकंड में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, तुम्हें फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो?
चाल बराबर दूरी बटा समय। और एक कंसेप्ट याद रखना है यार, ये हम हमेशा चाल समय दूरी में पढ़ते हैं। अगर विपरीत दिशा में दो ट्रेन जा रही हैं, विपरीत दिशा में, तो उनकी चाल हमेशा क्या होगी, चाल का योग होगा। योग मतलब चाल जुड़ जाएंगी, चाल क्या होगी उनकी, जुड़ जाएंगी। कहने का मतलब कभी भी दो विपरीत दिशाओं में, चाहे कोई दो विपरीत, जैसे एक ट्रेन इधर से जा रही है, देखो यार एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, तो एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, तो हमेशा इनकी चाल जुड़ जाएगी। मान लो इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनकी चाल जुड़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तुमने देखा होगा जब तुम कभी ट्रेन में बैठे हुए होते हो, सामने से अपोजिट साइड से कोई ट्रेन आती है तो एकदम से जाती है, क्योंकि उसमें दोनों की चालें जुड़ जाती है उस वक्त, है ना। तो ये ट्रेन हो गई विपरीत दिशा की जो होती है योग, हमेशा उनकी चालें जुड़ेंगी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं इस पर ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चाल हमेशा चाल क्या होगी, जुड़ेगी ना, दोनों की क्या चाल क्या होगी, जुड़ेगी, ठीक है। देखो यार चाल हमेशा जुड़ेगी ना उनकी, तो देखो चाल क्या हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी दोनों की, ये कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, दोनों की चाल जुड़ेगी क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, बराबर दूरी। अब एक बात सोचो, जब दो ट्रेन ऐसे जा रही हैं, यानी कि इधर से भी और इधर से भी, जो दूरी होगी ना, इनकी दूरी भी जुड़ जाएगी आपस में। दूरी कितनी है, कैपिटल टी इसकी, स्मॉल टी इसकी, तो कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, ठीक है ना, बटे। अब तुम्हारा क्या कह रहा है वो भाई, कि वे अगर एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना, 74 सेकंड में एक दूसरे को, आदमी वाली जो थी वो समय अभी हमने नहीं लिया, उसको हम आगे लेंगे, ठीक है। चाल को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, इस चाल को, जो चाल है इसको भी तो दूरी बटा समय में तोड़ सकता हूँ मैं। जो कैपिटल वी जो पहली वाली ट्रेन की चाल थी, वो उसका क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। समय कितना ले रही है वो, 54 सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। क्यों, क्योंकि चाल ही बराबर तो दूरी बटा समय होता है, और ये चाल किसकी है, पहली वाली ट्रेन की, तो पहली वाली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बटे पहली वाली ट्रेन को तय करने में लगा समय, ठीक है, प्लस। और इसमें छोटा स्मॉल वी है, तो स्मॉल वी के लिए स्मॉल टी हो जाएगी इसकी क्या, दूरी, और बटे चाल समय कितना हो जाएगा इसका, 1.5 मिनट। देखो यार ये 54 सेकंड है, ये 1.5 मिनट है, तो इसको 60 से गुणा करके उसके भी सेकंड में तोड़ लो, तो 15 छक्का 90, यानी कि आ जाएगी तुम्हारी 90 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार चाल बराबर दूरी बटा समय तो होता है, दूरी बटा समय तो किया मैंने, दूरी कितनी है इसकी टी है, इसकी समय इतना है, और बड़ी जो पहले वाली ट्रेन थी उसके लिए दूरी इतनी है और समय इतना है ना। और ये कितना हो जाएगा, टी प्लस स्मॉल टी अपॉन 74, ठीक है। अब देख लेते हैं यार, देखो आगे ये कितना हो जाएगा, इसका लैसे लेते हैं, 54 और 90 का लैसे कितना आ जाएगा, देखो सॉल्यूशन देख लें, 54 और 90 का लैसा आ जाएगा, ये 18 थे 54 और ये 18 पंजे 90, 18 और इसमें कितना आ जाएगा, 5 और 3 का 15, तो ये हो जाएगा 270। और देखो 270 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 टी। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 स्मॉल टी बराबर ये टी प्लस 74, ठीक है। अब देखो यार 2 से काट लेते, 2 कम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 से काट लेते 2 3 6, 2 7 14, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 80 लगे 3, 3 पंजे 15 और 3 18 टी प्लस 37 गुणा जब 3 में करूँगा 3 सत्ते की सांसें लगा दो, 3 3 और 2 11 स्मॉल टी, और जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा इसकी 135 टी हो जाएगा प्लस 135 स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना। देखो यार ये कैपिटल टी वाला एक साथ ले लेते हैं, 185 में से जब 135 इधर आके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 50 टी बराबर, और जब ये इधर जाके 135 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा तुम्हारा भाई 24 टी। तो कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी कितना आ गया यार, देखो 24/50, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का अनुपात आ गया 12/25। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से कट गया 12 बार, 2 से कट गया 25 बार, ठीक है। अब देखो यार ये इतनी बार कट गया, ये हमारा अनुपात आ गया इनका। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा तो उनकी गति का अनुपात कितना होगा, गति का अनुपात पूछ रहा है वो। गति कितनी है यार इनकी, कैपिटल वी और स्मॉल वी है ना, कैपिटल वी और स्मॉल वी है ना इनकी गति, और हमें पता है गति जो है ना उनकी कैपिटल वी बराबर स्मॉल टी अपॉन 54 है, इसका मान यही तो है और इसका मान ये है, ठीक है। तो कैपिटल टी कितना 12/54, ठीक है, इसका आ गया 12/54, यानी कि, और स्मॉल वी बराबर कितना आ जाएगा, स्मॉल टी अपॉन 90, स्मॉल टी कितना है 25 अपॉन 90, बस इनका अनुपात निकाल दो यार। अब देखो अनुपात कैसे निकलेगा, 12/54 अनुपात 25/90, 5 से काटो 5 पंजे 25, ये कट गया 18 बार, 18 3 54, 3 चौक 12, कितना आ गया 4:5 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 4:5 इसका कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, देखो यार 10 का CP बराबर दे रखा है 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम कहते हैं SP। तो देखो CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2। कहने का मतलब ये है कोई चीज तुमने 1 रुपए में खरीदी और बेच दी कितने में, 2 रुपए में, तो लाभ कितना हो भाई
लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का हुआ, बटे में कितना, सीपी गुणा 100। तुमने पढ़ा है ना यार, देखो लाभ परसेंट कितना होता है, हमने पढ़ा है देखो लाभ हानि में कि लाभ आएगा ऊपर, बटे आएगा नीचे, सीपी गुणा 100। और अगर मुझे हानि परसेंट निकालना हो तो क्या होगा, हानि आएगा ऊपर, नीचे आएगा यहाँ भी सीपी, क्योंकि बेस वैल्यू हमेशा सीपी ही होता है। ठीक है, तो देखो ऊपर आ गया लाभ, क्योंकि 2 रुपये में कोई चीज़ बेची, 1 रुपये में खरीदी थी, लाभ हो गया 1 का, सीपी नीचे कितना, 1 ही आ जाएगा, तो 1 ही ले लिया मैंने, तो लाभ कितना होगा, 100% का हो गया ना, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो यार क्वेश्चन नंबर 4, ये मल्टीप्लाई ये का अनुमानित मान क्या होगा। देखो यार अब ये तो तुम्हें अनुमान से ही, उसने अनुमानित मान ही पूछा है, हमेशा अनुमानित मान ही पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में, एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछेगा यार, कहाँ तक गुणा भाग करोगे तुम इसकी, है ना। 0.11 ये हो गया, बटे ये आ जाएगा तुम्हारा 3 जीरो नीचे हट के 0, ये 0 हटे तो कितना यार तुम्हारा 4 जीरो, ये हटा तुम्हारा 3 जीरो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 44,897 लगभग 45,000 है, 45,000 लगभग ले लो, क्योंकि उसने अनुमान में ही पूछा है। 45 और 86 यार, ये 45,000 ही लिखो इसे, ये नहीं कि 40,000 कर दो इसे, क्योंकि 86 ज़्यादा है बस, ठीक है ना। और बटे तुम्हारा कितना 1,000, और ये तुम्हारे 4 जीरो थे, और इसको तुम क्या लिख लो यार, इसको तुम सिर्फ 10,000 ही लिख, सॉरी 1 लाख ही लिख लो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 45 की गुणा जब 45 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ठीक है। और इसकी गुणा कर दूंगा मैं 1 से, ठीक है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 20-25 के लगभग आएगा, 20-25 के लगभग आएगा ना, है ना। अब देखो 20-25 के लगभग है कुछ, 25 वाला है तो नहीं, 25-43 है, ये 20-43 है, ये बन सकता है यार 20-25 के लगभग, क्योंकि ये 20-43 है, ये 16 तो बहुत कम हो गया, 18 भी कम हो गया, है ना। तो 20-43 के लगभग ये बन सकता है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। इसका तुम्हें अनुमान ही लगाना है, इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिए गए आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए डी पैरेलल सी डी मतलब ए डी समांतर है सी डी के। एंगल हमें तुम्हारा क्या निकालना है, पी क्यू आर, एंगल निकालना है हमारा, क्या तुम्हें एंगल पी क्यू आर निकालना है, मतलब क्यू पी आर, ये एंगल मुझे निकालना है, यानी कि एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें एंगल निकालना है। मेरी बात देखो यार ध्यान से सुनना, हम जानते हैं तुमने मतलब हमने पढ़ा है तुम्हारा 9th और 10th में हम अच्छे से पढ़ते हैं, अगर दो कभी भी समांतर रेखाएं दे रही क्यों, उसके बीच से एक तिर्यक रेखा निकल के जाती है, मतलब व्हेन देयर आर 2 पैरेलल लाइंस एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जो तुम्हारी इसको ऐसे काट के जाती है। तो इसमें हम पढ़ते थे संगत कोण, यानी कि तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, ये सब वही कंसेप्ट है ना। देखो यार ध्यान से देखना, हम जानते थे ये जो ये एंगल है पूरा, ये कितना है पूरा एंगल, x प्लस वाई, और ये पूरा एंगल कितना है भाई, x प्लस वाई। इन दोनों एंगल का जो योग होता था ना वो बराबर 180 होता था। रीजन, तिर्यक रेखा के अंदर एक ही ओर बने कोण, मतलब कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये इसकी क्या होती थी, लैंग्वेज होती थी। अब देखो यार x और x कितना हो गया 2x, y और y कितना हो गया 2y, बराबर कितना हो गया 180, दो यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, 90 बार जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 90। क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरा, ये x और ये y इन दोनों का योग 90 है। हम जानते हैं एंगल x प्लस एंगल y बराबर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम 6th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। x प्लस वाई कितना है 90 प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180, ठीक है। एंगल क्यू पी आर बराबर 180 में से जैसे ही इधर जाके 90 घटेगा कितना आ जाएगा 90, तो 90 इसका क्या हो जाएगा आंसर। और यार हमेशा याद रखना, कभी भी दो समांतर रेखाएं दे रखी हो, उसको एक तिर्यक लाइन यानी कि तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन कभी भी कट करके जा रही है, और उसके बाद ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो आगे जाकर जब भी मिलता है ना तो हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। पहले 5 महीनों के लिए, पहले 5 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। क्वेश्चन में कह रखा यदि वो अधिवर्ष है यानी कि लीप ईयर है तो फरवरी जो है वो 29 महीने की है, ये 31 महीने की, ये 30 महीने का, ये 31 महीने का, और ये तुम्हारा कितना का, सॉरी यार देखो ये 31 महीने का और ये 30 महीने का, और ये भी तुम्हारा 31 महीने का। विषम दिन 7 से भाग करो कितना बचा 3, 7 से भाग करो कितना बचा 1, 7 से भाग करो कितना बचा 3, 7 से भाग करो 2 बचा, 7 से भाग करो 3। कभी भी विषम दिन निकालने हो तो हमेशा 7 से भाग कर दो, 3 3 6 और 1 7, ये भी कटा, 3 2 5, कितना हुआ विषम दिन 5, 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखो यार इसके क्वेश्चन के लिए तुम्हारा कैलेंडर वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना।
और कैलेंडर वाला चैप्टर भी हम अभी कुछ दिनों में कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यार। एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री 20% की छूट प्रदान कर रहा है। देखो यार, CP लिखना यहाँ, SP लिखना यहाँ, और ऐसे ही तुम SP लिखना यहाँ, MP लिखना यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे होना। देखो 20% की छूट, छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। जो तुम्हारा अगर कपड़ों पर लिखा हुआ मूल्य है उस पर तो छूट मिलेगी। अगर अंकित मूल्य 100 है तो बेचा कितने में होगा? 80 में, क्योंकि 20% की छूट देकर वो बेच रहा है उसको, है ना। और तुम्हारा फिर 30% का मुनाफा कमा रहा है। लाभ किस बेस पर होता है? लाभ बेस में कितना रहता है? CP। तो यानी कि CP अगर उसने 100 में खरीदा तो 30% का मुनाफा, यानी कि तुम्हारा 130 रुपये कमा रहा है, यानी कि 130 में बेच रहा है उसको, है ना। देखो यार, छूट हमेशा MP पे दी जाती है, लाभ और हानि हमेशा तुम्हारी क्रय मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। 0 से कटा 0, ये होगा 10:13, ठीक है। और ऐसे इसका अनुपात निकालना है तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब तुम्हें क्या करना है? CP, SP और MP का तुम्हें बिल्कुल तीनों का एक साथ अनुपात निकाल लेना है। ये तुम्हारा 4:5। मैंने बताया था अगर यहाँ खाली स्थान है तो 13, और यहाँ खाली स्थान इसके आगे वाला क्या है? 4, तो यहाँ 4। तो CP कितना आ जाएगा? 10 चौक 40, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में? अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? देखो यार, जो वृद्धि की गई वो कितनी की गई? बराबर 40। क्रय मूल्य से निकलेगी हमेशा वृद्धि, तो 40 आ जाएगा नीचे। कितनी? 40 से 65 हो गया, कितनी वृद्धि हुई? 25 गुणा 100, 0 से कट गया 0, ये आ गया तुम्हारा भाई 2 से काटा से 2 बार, 2 से 5 बार, तो कितना हो गया? 125/2। कितना भाग करो से? 2 छंग 12, 2 पंजे 10, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 62.5% इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इतने की वृद्धि हुई अंकित मूल्य में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें इतने रुपए की प्रति किलोग्राम वाली कीमत के मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि अंतिम इतने रुपए में बेचने पर 20% का मुनाफा दे। देखो यार, बात सुनो, हम इसको करेंगे एलिगेशन वाले मेथड से। एलिगेशन तुम्हारा क्या होता है? कोई एक चीज़ यहाँ होगी, दूसरी चीज़ यहाँ होगी और तीसरी चीज़, ठीक है, कोई एक चीज़ यहाँ होगी, दूसरी चीज़ यहाँ होगी, और इन दोनों को मिलाकर ना इतने में उसको मतलब क्या खरीदा होगा, इस तरह से होगा कुछ, है ना। मतलब कि ये इन दोनों का मिश्रण ही होगा हमेशा, इसके लिए इन दोनों के बीच में होगी ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 192। ये क्या है? इसका क्रय। और ये हमेशा क्या आएगा? इसका 150 रुपये प्रति किलोग्राम। देखो यार, रुपये प्रति किलोग्राम बोल रहा ना वो, है ना। तो और यहाँ पे क्या आएगा? इसका यहाँ भी क्रय ही आएगा, लेकिन उसने क्या कहा रखा? इसमें इतने में बेचने पर, ठीक है। अच्छा, ये बात सोचो यार, तुमने कोई भी चीज़ है उसको खरीदा होगा तो कितना? 100 रुपये में खरीदा मान लिया, और 20% के मुनाफे पर बेच दिया, यानी कि तुमने 120 रुपये में बेच दिया ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं? 120 में बेच दिया, और वह क्वेश्चन में कह रहा है कि 194.40 में बेचा है, तो 120 यूनिट का ही मान तुम्हारा 194.40 हो जाएगा, और 1 यूनिट का मान कितना? 194.40/120 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ भी क्रय, यहाँ भी क्रय, यहाँ भी क्रय, तीनों चीज़ सेम होनी चाहिए यहाँ पे। तो क्रय कितना आएगा? यहाँ क्रय निकालने के लिए मुझे 100 से गुणा करनी पड़ेगी ना। 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ गया बटे 120। ये इससे कटा, 12 से काटो यार इसको, देखो 12 कम 12, 6 बचा, नहीं 7, 12 छंग 72, 12 दूनी 24, ये 162 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा इस तरह से ही होगा, है ना। 192 में से 162 जाएगा तो कितना बचेगा? 30। हमेशा इसमें से माइनस करके ये यहाँ आएगा, और इसमें से माइनस करके हमेशा यहाँ आएगा। 8 बच गया ना इसमें, नहीं सॉरी 12 बच गया, है ना। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2:5। याद रखना हमेशा ये तुम्हारी क्वांटिटी आई है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा मतलब क्या? जो तुम्हारे बेस वैल्यू थी, मतलब कि जैसे 150 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब कि 150 रुपये की जो यूनिट थी ना वो 5 यूनिट ली गई है, मतलब 5 किलोग्राम, इस तरह से कह सकते हो तुम, ठीक है। बाकी जब तुम मिश्रण चैप्टर करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 0, ये देखो तुम्हें एक डाटा दे रखा है, ठीक है, इसकी तुम्हें माध्यिका निकाल लिया, मतलब मीडियन। मीडियन माध्यिका तभी निकलती है जब तुम्हारा ये दे रखा है ना, ये डाटा, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब कहने का मतलब आरोही क्रम में हो। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा क्या है इसमें? -3, फिर -3, -3, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है ना। पूर्णांक में जो नंबर लाइन पढ़ते हैं उससे हमें पता होता है ना। देखो ये हो जाएगा -1, फिर क्या आएगा? 0, फिर आ जाएगा तुम्हारा 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ठीक है। अब वो पूछ रहा है माध्यिका कितनी होगी। देखो यार, माध्यिका निकालने के लिए इनको गिना करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या है? माध्यिका निकालने। देखो यहाँ पे क्या है? n बराबर 14, मतलब n जो होता है ना, ये नंबर ऑफ डाटा होता है, मतलब नंबर ऑफ डाटा का मतलब ये पदों की संख्या कितनी है? कितनी है? 14 है ना। ये क्या है? एक सम है। सम मतलब इवन है,
सम क्या है, इवन है, मतलब 2 से कटने वाली है, तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर ये किसी वजह से 14 से अलग आ जाती, जैसे 13 आ जाती, जो 2 से नहीं कटती, जैसे 13, 15, 17, 21, 25, 27, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता। लेकिन जितनी भी सम संख्या होंगी उनके लिए इतना होगा, ये होगा फॉर्मूला। n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, मतलब कि n/2 वाट पद प्लस n/2 निकालो, फिर उसमें 1 जोड़ो और वो वाला पद n/2 यानी कि 14/2 कितना, 7वां पद, ठीक है, 7वां पद प्लस n/2 निकालोगे तो 14 में जैसी बटे 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 + 1 8वां पद, 8वां पद बटे, और बटे आ जाएगा 2। तो क्या 7वां पद कौन सा होगा, इसमें से नहीं, इसमें से लेना, क्योंकि हमने अवरोही आरोही क्रम में लगा रखा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां ये और 8वां ये, इन दोनों का जोड़ना है, 7वां प्लस 8वां, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 2 + 5/2, यानी कि हो जाएगा 7/2। कितना हो जाएगा आंसर इसका, 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। और एक होता है यार देखो हमारा बहुलक, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन एक होता है तुम्हारा मोड यानी कि बहुलक। बहुलक वो होता है जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया हो, सबसे ज्यादा क्या आया, 5 आया ना 4 बार, तो बहुलक इसका 5 हो जाता, वो इसका आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। y/z इक्वल्स टू दे रखा है 1/3, तो हमें निकालना है y की घात 3 प्लस z की घात 3 डिवाइडेड, ये डिवाइड का निशान होता है, बटे में आ गया, y की घात 3 माइनस z की घात 3। देखो यार y का मान कितना आ रहा है, 1 के अनुपात में, और z का अनुपात 3 के अनुपात में है। देखो यार मैं यहाँ डायरेक्ट y का मान 1 और z का मान 3 रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये टर्म पूछा ना क्वेश्चन में, ये तुम्हारा होमोजीनियस है। होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जितनी घातें ऊपर बन रही है ना, उतनी ही घात नीचे बन रही होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये होमोजीनियस है एक फंक्शन। जैसे यहाँ भी 2 होती, यहाँ भी 2 होती, यहाँ भी 2 होती, यहाँ भी 2 होती, तो तुम डायरेक्ट y का मान 1 और z का मान 3 रख सकते हो ऐसी कंडीशन में। ठीक है, y का मान 1 रखो, z का मान 3 रखो, y का मान 1 रखो और z का मान यहाँ 3 रखो। 1 का क्यूब 1, z का 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, कितना होगा 27 और 1 28, और इसमें से माइनस करूँगा तो माइनस का 26 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 27 बड़ा है। तो कितना हो जाएगा 14/13 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का जो 13 है वो बड़ा है, सॉरी माइनस का 26, यहाँ 27 यहाँ बड़ा था ना, इसलिए माइनस का है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 99 सही 35/36 गुणा 72। देखो यार कभी भी क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पर 9 9 9 हो और ये इनका अंतर 35 और 36 का 1 हो, तो तुम डायरेक्ट क्या करोगे, 35 99 लिख देना बटे 36 गुणा 72। कब, जब ये 9 9 हो यहाँ, और यहाँ पर तुम्हारा 35 और 36 में 1 अंतर हो, और जैसे इसका दुगना बैठ रहा है। ठीक है ना, 36 दूनी 72, इसकी 2 से गुणा, 2 9 18 से लगा, 2 9 18 19 5 से लगा 1, 2 5 10 11, 2 3 4 1 7, 71 98 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो यार क्वेश्चन नंबर 12, हम जानते हैं जितनी भी ये इस टाइप की संख्याएं होती है ना, वो अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, अब देखो यार ए ऑप्शन दे रखा है इसका, हमें क्या, देखो यार हमें बताना है कि जो तुम्हारा मैंने ये बताई तुमको बात, अंडर रूट की जितनी भी संख्या है अपरिमेय है, और ये अंडर रूट के अंदर 3 × √16 है, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 अपरिमेय है यानी कि इरेशनल नंबर है, काल्पनिक है यानी कि इमेजिनरी नंबर है, पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है, या फिर तुम्हारा अभाज्य है यानी कि तुम्हारा प्राइम नंबर है। ठीक है ना, इनमें से बताना क्या कौन सा सही है, कौन सी संख्या है ये। अब तुम सोचोगे यार अंडर रूट वाली संख्या जो होगी वो हमेशा अपरिमेय होगी, तो अपरिमेय नहीं, ये अपरिमेय नहीं है। इसको क्या, मैं 16 को 4 × 4 नहीं तोड़ सकता, और ये 4 4 भरा होकर 1 4 आ जाएगा, तो 3 चौक 12, ये 12 आ गया। क्या 12 एक अभाज्य संख्या है, क्या 12 सिर्फ 12 से ही कटती है, नहीं, ये तो 3 4 और 6 और 2 से भी कटती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा इसका। क्या एक पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक तो है ये, क्योंकि कोई सी भी संख्या हो किसी भी तरह हो, बस फ्रैक्शंस को छोड़कर सभी पूर्णांक होती है, ये सही है। काल्पनिक है, क्या है काल्पनिक, इसमें कहीं आई आ रहा है, आयोटा, मतलब ये हमारा मतलब जहाँ आई आ जाए वहां पे तरह कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जब, तो वो आयोटा आ जाए वहां पे, तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। यहाँ क्या आई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। अपरिमेय संख्या क्या अंडर रूट आ रहा है, हाँ हालांकि अंडर रूट था, लेकिन अंडर रूट हट गया है ना, तो ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, पूर्णांक है एक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति एक ही बिंदु से साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में बढ़ी। देखो यार
जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, देखो एक ये क्या है कि दूरी है, दूरी बराबर दे रखी है 800 मीटर, और चाल दे रखी है। चाल किस किस की दे रखी है, एक तो तुम्हारी भाई रानी की दे रखी है, और किसकी है, राधा की। राधा की जो चाल है वो कितनी है, 8 मीटर प्रति सेकंड, और जो रानी की चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, ये एक वृत्ताकार कोई पथ है ना, इस पॉइंट से लेके ना ऐसे घूम के अगर तुम आओगे तो ये पूरी पूरी 800 मीटर बैठेगी दूरी। राधा ने इधर से चलना स्टार्ट किया और रानी ने इधर से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं समय, पहली बार, सॉरी देखो पहली बार, ऐसे देख लेते हैं, पहली बार मिलने का समय बराबर, देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 800, और मैंने बताया था यार, देखो चाल हमेशा जुड़ जाएगी अगर वे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं जब भी आगे वे कहीं भी मिलेंगी ना अगर, तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। यानी कि 8+2 कितना हो जाएगा, 8+2 कितना हो जाएगा, 10, 10 और बटे में कितना, 80 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे कह रहा है राधा बढ़ी, जब वे मिली राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दुगनी हो गई। पहली बार मिल गए, अब जब वे दूसरी बार मिलेंगे ना, दूसरी बार मिलने का समय बराबर कितना होगा, इस टाइम पे ना जो राधा की चाल थी ये तो आधी हो गई, 4 हो गई, और ये रानी की चाल थी 2, ये दुगनी हो गई, यानी कि ये भी 4 हो गई। तो कितना हो गया, 4 और 4 8, 800/8, 100 सेकंड लगेंगे इस बार उन्हें मिलने में। ठीक है ना, तीसरी बार का समय, तीसरी बार देखो मिलने का समय बराबर, मिलने का समय बराबर 800। अब अगली बार क्या होगा, इसकी चाल फिर से आधी होगी, क्योंकि राधा तो लगातार आधी कर रही है, 8 से 4, 4 से फिर 2, और ये लगातार दुगनी कर रही है रानी, 2 से 4, 4 से हो जाएगी फिर 8, तो कितना हो जाएगा 800/10, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 80 सेकंड। तो देखो यार टोटल समय कितना लगा, टोटल समय, क्योंकि वो पूछ रहा है समय के बाद वे तीसरी बार के लिए मिलेंगी, कितने समय के बाद वे तीसरी बार के लिए मिलेंगी, 80 सेकंड तो यहाँ हो गई, ठीक है ना, 100 सेकंड यहाँ हो गई, ठीक है ना, और 80 सेकंड यहाँ हो गई, तो 8 दूनी 16 और 100 कितना हो जाएगा, 260 सेकंड में वे तीसरी बार मिलेंगी। ये 260 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, मतलब एक हफ्ते में 6 दिन ही काम करते हैं, 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि से 2 हफ्ते के लिए है 300 रुपये और इतने रुपए। अगर 100 पुरुष और 8 महिला सदस्य ने एक सप्ताह काम किया हो और 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह, मेरी बात देखो ध्यान से सुनो यार, माना, ठीक है, देखो यार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन में मिला भुगतान, मतलब कि प्रत्येक पुरुष को लो पहले ना, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक दिन में मिला पैसा जो है ना, मिला पैसा वो कितना है भाई, p है ना। माना प्रत्येक महिला को प्रत्येक दिन में मिला पैसा बराबर m। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब कि जो मैंने लिखी अभी तक लाइन कि प्रत्येक पुरुष को एक दिन में p मिलता है और प्रत्येक महिला को एक दिन में m मिलता है, और ऐसे ही एक हफ्ते तक 10 पुरुष और 8 महिला काम करती है। एक पुरुष को p मिलता है तो 10 पुरुष को p ना मिलेगा एक दिन में, ऐसी 8 में एक महिला को m मिलता है तो 8 महिला को 8m ना मिलेगा एक दिन में, है ना, एक दिन में। ऐसा काम करते हैं वो एक हफ्ते तक, और एक हफ्ते में भी सिर्फ 6 दिन, क्वेश्चन में पहले ही कहता है 6 दिन ही काम करते हैं। ठीक है, एक कंपनी बराबर कितने रुपए मिल रहे हैं भाई, देखो 3000 रुपये। ऐसी दूसरी कंडीशन है, क्या है दूसरी कंडीशन में, 12 पुरुष है प्लस 8 महिलाएं, सॉरी 6 महिला है, और ये भी 6 दिन तक ही काम करेंगी, अगले हफ्ते तक करना है इन्हें, और बराबर कितने रुपए बैठ रहे भाई, 30-60 रुपये। ठीक है, तो देखो यार जाहिर सी बात है 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10p + 8m बराबर 6×5 = 30, 500। एक समीकरण होगी ये तुम्हारी, है ना। दूसरी समीकरण जो 6 से इसको काटोगे, 6×5 = 30, 6 × 6 = 0, तो कितना हो जाएगा, 12p + 6m बराबर हो जाएगा ये। एक समीकरण होगी भाई तुम्हारी ये, है ना। अब देखो यार कोई चीज़ सेम बनाओ, सेम बनाने से मतलब है कि एलिमिनेशन मेथड अपनाओ इसमें। देखो ये 8m है, ये 6m है, सेम बन सकता है 8 और 6 किसी तरह, हाँ। अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूं और इसको 6 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, 60p हो जाएगा, और ये तुम्हारा 8 × 6 = 48m हो जाएगा, और ये 6×5 = 30, ये 300 ही हो जाएगा, है ना।
अब देखो बात ध्यान से सुनना यार, अब यहाँ पे तुम्हारा कितना था ये, अब 8 से गुणा कर रहा हूँ मैं, इसकी गुणा करके यहाँ लिख रहा हूँ, 8 से 12 करूँगा, 12 अट्ठे 96 पी और 8 छंग 48 एम, और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 0। कोई दिक्कत है नहीं है। अब ध्यान से देखो यार, 48 एम 48 एम, अब तुम्हारा क्या होगा, अगर मैं इनको माइनस कर दूँ सबको तो ये कट जाएगा, कट गया ना। और देखो इसको इसमें से माइनस करके कितना आएगा, 96 से जब ये जाएगा तो 36 पी आएगा, और इसको इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। ये माइनस का, क्योंकि माइनस का 96 बढ़ा और यहाँ पर तुम्हारा 4080 बढ़ा है, इसलिए ये माइनस का 0 से कटाइए 0, तो P बराबर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि 36 दिया 108 होते हैं, P बराबर 30 आ गया। ऐसे ही मुझे M बराबर निकालना हो तो इसमें P का मान डाल दो, और क्या बस 12 गुणा 30 प्लस के 6M इस वाली इक्वेशन में बराबर 510, तो 6M बराबर कितना हो जाएगा 510 माइनस 12 दिया 36 0, तो 6M बराबर कितना हो जाएगा यार, ये 11 में से गए तो 5 बचा और ये बच गया तुम्हारा 1, तो M बराबर है 25 छक्का 150, तो M बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो मतलब एक पुरुष को जो मिलते थे ना एक दिन के पैसे वो 30 रुपए, और एक महिला को मिलते थे 25 रुपए, तो दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मान लें पी क्यू आर एक विशिष्ट पूर्णांक है। ठीक है, देखो यार एक पी है और एक तुम्हारा क्यू है और एक तुम्हारा भाई देखो आर है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यार इसके ऑप्शन ये दे रखे ए बी सी डी है ना। अब देखो आर एक धनात्मक समपूर्णांक है, आर जो है तुम्हारा पॉजिटिव जो है ना धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, कहने का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर वो भी इवन। ठीक है ना, और पी और क्यू जो है ना वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो है ना वो प्लस में है, लेकिन ये जो है वो विषम है, ये दोनों जो है ना ये विषम है। कहने का मतलब P बराबर तुम विषम लो लेकिन पॉजिटिव लो 7, Q जो लो वो तुम मतलब कि प्लस के साइन के साथ लो, यानी कि पॉजिटिव लो और विषम लो। मान लिया मैंने 5, कुछ भी मान सकते हो, उसने कहा थोड़ी है कि 7 नहीं होगा, है ना। और R मैंने ले लिया क्या, उसने कहा है सम, तो तुम यहाँ पे 8 ले लो। ठीक है, और बस अब ये कंडीशन लगा के देख लो, जो भी इसमें गलत है वही सही आंसर है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो यार सबसे पहले मैं ए अप्लाई कर रहा हूँ, ए को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्यू पी माइनस आर, क्यू की गुणा कर दो पी माइनस आर के अंतर से, पी माइनस आर कितना आया 1, 5 गुणा 1 कितना आया 5। क्या ये सम है, विषम है? हाँ सही बात है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि उसने गलत पूछा, हमसे सही नहीं पूछा। बी देखते हैं, पी माइनस आर का स्क्वायर सम है, P माइनस आर का स्क्वायर, P माइनस आर 8 में से 7 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1, ये तो विषम है यार, तो यही सही है, क्योंकि उसने यही तो पूछा हमसे कि कौन सा गलत है, तो यही सही है। और आगे को तुम सी और डी निकाल के भी देखोगे ना यार, तो भी वे सही आएंगे, और ये इसके लिए ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसने हमसे गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है, ये सत्य नहीं हो सकता, इसलिए बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यार दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू रखेंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।